Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए यूनिट 1 लेवल ऑफ टीचिंग, जो कि आपके पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें लेवल्स ऑफ टीचिंग की, तो ऑलरेडी हम इसका प्रीवियस पार्ट कवर कर चुके हैं, जिसमें कि हमने 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़े। बेसिकली मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग and reflective level of teaching। तो हमने ये 3 टाइप्स के जो लेवल्स रहते हैं हमारी टीचिंग के, उनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम अपने इस पार्ट में डिस्कस करेंगे बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, कि टीचिंग की विशेषताएं क्या हैं और टीचिंग के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो हमारे 2 पार्ट्स में लेवल्स ऑफ टीचिंग कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो उसको ज़रूर से देखिएगा एंड इस सेशन को विदाउट स्किप के लास्ट तक देखिएगा, ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हम जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए गाइज स्टार्ट करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण की विशेषताएं। तो जो फीचर्स हैं टीचिंग के, वो आपके फॉलोइंग पॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं। शिक्षण की विशेषताओं में निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं। कौन कौन से बिंदु शामिल हैं, आइए उनको डिस्कस करते हैं। पहला है, टीचिंग इज़ अ सिस्टम ऑफ एक्शंस दैट नॉट ओनली वेरीज इन फॉर्म बट ऑल्सो रिलेट्स टू द कंटेंट एंड स्टूडेंट बिहेवियर अंडर द वेरियस सोशल फिजिकल कंडीशंस। क्या है कि जो शिक्षण क्रियाएं हैं, तो जो शिक्षण क्रियाएं हैं वो एक प्रणाली है जो न केवल रूप में भिन्न होती है, बल्कि विभिन्न सामाजिक शारीरिक स्थितियों के तहत विषय वस्तु और छात्र के व्यवहार से भी संबंधित होती है। तो बेसिकली टीचिंग क्या है, तो टीचिंग एक तरह का एक सिस्टम है जिसमें क्या करते हैं आप लोग, एक्टिविटीज़ करते हैं, हम कह सकते हैं गतिविधियाँ करते हैं। तो ये सिर्फ फॉर्म में अलग नहीं होती, टीचिंग जो है सिर्फ फॉर्म में अलग नहीं होती, बल्कि ये हम कह सकते हैं कंटेंट में भी अलग होती है, विषय वस्तु में भी अलग होती है, स्टूडेंट का जो बिहेवियर होता है उसमें भी अलग होती है। ठीक है, कोई स्टूडेंट सोशली ज़्यादा एक्टिव होता है, कोई मेंटली एक्टिव होता है, कोई फिजिकली एक्टिव होता है। तो देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट कंडीशंस टू विच स्टूडेंट्स बिहेवियर वेरीज। ठीक है, तो टीचिंग की अगर मैं बात करूं, तो टीचिंग में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि एक्शंस के थ्रू, एक्टिविटीज़ के थ्रू आपको समझाते हैं। जो लर्नर होते हैं उन तक कंसेप्ट को पहुंचाते हैं। लर्नर जो होता है वो अलग अलग तरह से कंसेप्ट सीखता है। लर्नर को टीचिंग देने का जो मोटिव है, दैट इज़ ओवरऑल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। तो फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, टीचिंग जो है बेसिकली एक सिस्टम है। ठीक है, तो टीचिंग एक सिस्टम है जिसमें कि क्या किए जाते हैं, डिफरेंट एक्ट किए जाते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ की जाती हैं, ताकि वो जो भी कंटेंट आप पढ़ाना चाह रहे हो वो कंटेंट बच्चे तक पहुंच सके। टीचिंग हम कहते हैं देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथड्स ऑफ टीचिंग, नॉट अ सिंगल मैथड, है ना। तो टीचिंग के अलग अलग रूप हैं। हम प्लेवे मैथड्स के थ्रू पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टीचिंग है वो
उसका एक रूप नहीं है, कोई भी सिंगल फॉर्म नहीं है, अलग अलग रूप में हम पढ़ते हैं। कभी हम खेल खेल में कुछ पढ़ते हैं, कभी हम फॉर्मली कुछ पढ़ते हैं, ठीक है, कभी हम इनफॉर्मली पढ़ते हैं, कभी हम फिजिकली पढ़ते हैं, कभी हम सोशली पढ़ते हैं, कभी हम कह सकते हो आपके कॉग्निटिवली पढ़ते हैं। तो अलग अलग तरीके से हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं। तो शिक्षण जो है वो एक तरह से शिक्षण क्रियाएं जो है, शिक्षण प्रक्रिया जो है वो एक प्रक्रिया है, एक प्रणाली है जो कि सिर्फ रूप में ही भिन्न नहीं होती है, अलग अलग तरीके से हम पढ़ते ही नहीं हैं, बल्कि वो आपके सामाजिक शारीरिक स्थितियों के अनुकूल भी आपकी विषय वस्तु होती है, जो छात्र के व्यवहार से संबंधित होती है। नाउ नेक्स्ट, टीचिंग इज अ Teaching is a professional activity that involves a teacher and a student with an aim to develop a student's overall personality। अभी हमने डिस्कस किया कि जो टीचिंग है वो एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है, जिसमें क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट दोनों इन्वॉल्व होते हैं, दोनों का रोल होता है, और उद्देश्य क्या होता है, किस उद्देश्य के साथ ये दोनों कंबाइन करते हैं, तो ये इस उद्देश्य के साथ कंबाइन करते हैं कि इनको क्या करना है, स्टूडेंट की ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करना है। ठीक है, तो शिक्षण एक पेशेवर गतिविधि है, ठीक है, जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों ही शामिल होंगे, जिसका उद्देश्य छात्र के समग्र व्यक्तित्व का विकास करना होता है। अगर मैं कहूँ कि आप लोगों ने जॉन डेवी का दो ध्रुवीय सिद्धांत पढ़ा होगा। उस दो ध्रुवीय सिद्धांत में हमने स्टूडेंट और टीचर दो लोग पढ़े थे, ठीक है, कि अगर हमें टीचिंग की प्रोसेस करनी है तो वहाँ पर हमें दो स्तंभ, दो पिलर्स की रिक्वायरमेंट होगी, और ये जो दो पिलर्स होंगे जिन पे हमारा ये टीचिंग लर्निंग रूपी जो घर बन के खड़ा होगा, वो कौन होंगे, वो स्टूडेंट होंगे, वो टीचर होंगे। विदाउट टीचर टीचिंग कैन नॉट टेक प्लेस, क्योंकि टीचर आपको पढ़ाएगा, बट विदाउट स्टूडेंट ऑल्सो टीचिंग कैन नॉट बी टेक प्लेस। ठीक है, तो for completing the teaching learning process we need both the pillars, student and teacher। तो यहाँ वही बोला है कि टीचिंग जो है, पढ़ाना जो है, वो एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट दोनों की रिक्वायरमेंट है। एक की रिक्वायरमेंट से हमारा काम पूरा नहीं होगा, तो दोनों की रिक्वायरमेंट होगी, और दोनों जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, दोनों जो ये पिलर्स हैं, इन पिलर्स का उद्देश्य ये है कि ये जो अपना घर बना रहे हैं वो घर पूरी तरह से बन जाए, उस घर में सब कुछ बन जाए, वो घर आधा अधूरा ना रहे, उस घर की नींव मजबूत हो जाए, उस घर में रूम्स भी हो, उस घर में किचन भी हो, उस घर में बाथरूम भी हो, स्टडी रूम हो, ड्राइंग रूम हो, गार्डन हो, स्विमिंग पूल हो, सब कुछ हो। ठीक है, तो वही है यहाँ पर कि बच्चे का पूर्ण विकास हो। सिर्फ हमें उसको सोशली एक्टिव नहीं बनाना, उसको मेंटली भी इंटेलिजेंट बनाना है। उसको सिर्फ मेंटली या सोशली एक्टिव नहीं करना, बल्कि उसको फिजिकली भी स्ट्रांग बनाना है। उसको सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग नहीं करना, उसको इमोशनली भी स्ट्रांग करना है। उसको इमोशनली ही नहीं देखना, उसको उसके कॉग्निटिव लेवल को भी देखना है। तो वही बच्चे के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे उसका कल्चरल डेवलपमेंट हमको करना है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमको करना है, उसका सोशल डेवलपमेंट करना है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट करना है, उसका मेंटल डेवलपमेंट करना है। तो बच्चे का ओवरऑल, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना इस टीचिंग प्रोफेशन का उद्देश्य होता है। जब आप टीचर बनते हो तो आपके माइंड में क्या होना चाहिए, दैट एवरीथिंग ऑफ माई लाइफ लाइज बिटवीन द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट। मेरे क्या है, सब कुछ स्टूडेंट्स के बीच में लाई कर रहा है। आपको जब आप स्कूल जा रहे हो, जब आप पढ़ाने जा रहे हो, तो आपका मोटिव होना चाहिए अपने लिए नहीं कि आज मैं थका हूँ, मैं थकी हूँ, नहीं, आज मैं क्या ऐसा करूँ जिससे कि मैं अपने बच्चों का क्या कर सकूँ, डेवलपमेंट कर सकूँ। तो हमें बस वही, इसी उद्देश्य के साथ ये टीचिंग प्रोफेशन आगे बढ़ता है कि स्टूडेंट का करना है ओवरऑल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट। क्लियर है? चलिए,
Teaching can be analyzed and assessed and provide genuine feedback for further improvement in a student's overall personality. शिक्षण का विश्लेषण करा जाएगा, शिक्षण का मूल्यांकन किया जाएगा और छात्र के समग्र व्यक्तित्व में और जो भी सुधार है उसके लिए वास्तविक प्रतिक्रियाएं प्रदान की जाएंगी। तो टीचिंग में क्या होता है, सिर्फ आप देखिए, सिर्फ ये नहीं होता कि आप गए और आपने पढ़ाया और आपने बच्चों का विकास कर दिया और आपने ओरली बोला कि यस आई विल डू माई मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया है, मैंने सब कुछ करा दिया, बच्चे का ओवरऑल मैंने डेवलपमेंट करा है, मैंने बच्चे को फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग किया है, इमोशनली भी किया है, मेंटली भी किया है, मैंने उसके कॉग्निटिव लेवल को भी स्ट्रॉन्ग किया है। तो सिर्फ ऐसा कह देने से ये नहीं माना जाएगा। आपने कितना वर्क किया है, बच्चे का कितना डेवलपमेंट हुआ है, इसके लिए क्या किया जाएगा, इसके लिए उसका एनालिसिस किया जाएगा, उसका असेसमेंट किया जाएगा। तो जब टीचिंग का एनालिसिस होगा, टीचिंग का असेसमेंट होगा, तब पता चलेगा कि बच्चे का कितना डेवलपमेंट हुआ है और कितना डेवलपमेंट करना अभी बाकी रह गया है और कैसे हम जो अभी डेवलपमेंट रह गया है उसको आगे कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे हम बच्चे का पूर्ण विकास कर सकते हैं, कंप्लीट डेवलपमेंट कर सकते हैं, और कैसे करेंगे तो वो हम यहाँ पर स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं। तो उन स्ट्रेटजीज़ को बनाने के लिए पहले हमें उनका एनालिसिस एंड उनका असेसमेंट करना होता है। तो टीचिंग बेसिकली क्या है, टीचिंग एक तरह से एनालिसिस भी है, एक तरह से असेसमेंट भी है। और ये एनालिसिस और असेसमेंट हम इसलिए करते हैं ताकि हम जेन्युइन फीडबैक दे सकें कि कैसे हम बच्चे के डेवलपमेंट में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। लाइक हमने कल बच्चे को पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़ाया था, हमने कल बच्चे को पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़ाया था, हमने उसको उसके सारे पार्ट से, उनके फंक्शन से अवेयर कराया था। ठीक है, लाइक वी हैव 2 eyes एंड द फंक्शन ऑफ द आईज इज टू सी द ऑब्जेक्ट्स नियर अस। ओके, और नेक्स्ट हमने बोला था वी हैव 2 ears एंड द फंक्शन ऑफ ईयर्स इज लाइक दीज ईयर्स आर यूज्ड फॉर हियरिंग, है ना। तो हमने बच्चे को इस टाइप से पार्ट्स ऑफ बॉडी का आइडेंटिफिकेशन बताया था। लाइक वी हैव 1 nose एंड द फंक्शन ऑफ नोज इज स्मेलिंग, वी हैव 2 hands एंड द फंक्शन ऑफ हैंड इज टू pluck something, है ना, is to hold something. We have 2 legs and the function of leg is the movement, है ना, we can move through our legs. तो इस तरह से हमने बच्चे को पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़ाया था, आइडेंटिफिकेशन पढ़ाया था एंड उसका बच्चे को फंक्शंस बताए थे। अब हमने कल जो पढ़ाया वो बच्चे ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, वो बच्चे को समझ में आया या नहीं आया, इसका पता हम कैसे लगाएंगे, तो इसका पता हम एनालिसिस एंड असेसमेंट के थ्रू लगाएंगे। अब ये एनालिसिस एंड असेसमेंट हम करेंगे क्या कि कल हम एक पूरा टेस्ट पेपर तैयार कर देंगे कि आज पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़ाया, कल आपका पेपर है, नहीं, हम ये नहीं करेंगे। कल हम एक एक्टिविटी कराएंगे। आज हमने बच्चे को समझाया लाइक दीज आर आवर आईज, दीज आर आवर ईयर्स, दिस इज आवर नोज, दीज आर आवर चेक्स। तो इस तरह से हमने बच्चे को आज तो आइडेंटिफिकेशन भी करवाया था एंड फंक्शंस भी कराए थे। कल हम उसका एनालिसिस करेंगे, तो एनालिसिस के लिए हम कोई एक बड़ा सा फर्रा बना के, पेपर बना के तैयार नहीं कर देंगे। एनालिसिस कैसे करेंगे, लाइक हम एक गेम उनको खिलवा देंगे कि चलिए बच्चों आज हम एक गेम खेलेंगे। बच्चे कहेंगे ओके, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाएंगे कि हाँ बिल्कुल गेम तो खेलेंगे। अच्छा, गेम क्या होगा, तो गेम में बीच में हम अलग अलग एक्टिविटीज़ आप अपने मन से भी ले सकते हैं। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ कि हम एक बॉटल बीच में प्लेस कर देंगे, ठीक है, और उस बॉटल के आसपास हम 2 स्टूडेंट्स को लेंगे कि बेटा आप दोनों घूमोगे और मैं जिस भी बॉडी पार्ट का नेम लूँगी उस बॉडी पार्ट को आपको टच करते हुए चलना है। फाइनली जब मैं बॉटल बोलूँगी तो यू हैव टू पिक द बॉटल, जो बॉटल पहले पिक करेगा वो विनर होगा। तो इस टाइप से बच्चे को हम एक गेम के थ्रू पता लगाएंगे कि उसने जो हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स उसको पढ़ाया था वो उसको समझ में आया या नहीं। ठीक है, जब मैं बहुत जल्दी बॉडी पार्ट्स का नेम बोलना स्टार्ट करूँगी व्हाइल प्लेइंग दी गेम, बच्चे जो है बॉटल के चारों तरफ राउंड लगा रहे हैं और मैं जो हूँ वो पार्ट्स ऑफ बॉडी के नेम्स अनाउंस कर रही हूँ, लाइक हेयर, ईयर, आईज, नोज। बच्चा तुरंत उनको टच कर रहा है, तो इट मीन्स कि कल हमने जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स पढ़ाए थे वो बच्चे को समझ में आ रहे हैं। तो
आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स का तो एनालिसिस हमने कर लिया, उसका असेसमेंट तो हमने कर लिया कि हाँ इतने बच्चे हैं जिन्होंने कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉडी पार्ट समझ लिया है, और ये कुछ बच्चे हैं जिनको अभी भी बॉडी पार्ट समझ में नहीं आए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हेजिटेट हो रहे थे या वो बॉडी पार्ट्स को नहीं पकड़ पा रहे थे, उनके पास कन्फ्यूजन था कि कौन सा हमारा आईज है कौन सा ईयर है। तो अभी उनमें आइडेंटिफिकेशन पूरी तरह से नहीं आया, इतने बच्चों में आ गया है। अब इनमें भी आना चाहिए, तो उसके लिए हम अलग स्ट्रैटेजीज लेंगे। अब बात आ गई आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स तो हो गया, अब जो फंक्शंस हमने बताए थे वो बच्चे में आए या नहीं आए, अब उसके लिए दूसरी एक्टिविटी कराएंगे। ये नहीं उसके लिए भी हम रिटन टेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, नहीं, अब हम एक्टिविटी कराएंगे और उस एक्टिविटी में कहेंगे कुछ हम ऑब्जेक्ट्स रख देंगे, ठीक है, हम इसको हम सेंस ऑर्गन की एक्टिविटी भी कह सकते हैं। हम कुछ रख देंगे, हमने फ्रूट्स रख दिए, हमने फ्लावर्स रख दिए, ठीक है, हमने कुछ भी रख दिया। हम बच्चे से कहेंगे बताओ बच्चा इसका अगर मैं कहूँ कि ये जो फ्लावर है इसको कैसे पहचानोगे आप, कि इसकी स्मेल कैसे, तो बच्चा कहेंगे मैम मैं नोज़ से स्मेल करके पहचानूंगा। अच्छा नोज़ से स्मेल करके पहचानोगे, क्यों? तो बच्चा बताएगा कि मैम नोज़ के थ्रू ही हम स्मेल करते हैं। अच्छा ओके ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ये जो यहाँ पर बॉटल रखी है इस बॉटल को आपको मेरे पास लाना है तो आप कैसे लाओगे? बच्चा बताएगा मैम मैं इस बॉटल को पकड़ के लाऊंगा। कैसे पकड़ के लाओगे? हाथ से पकड़ के आऊँगा। यानी कि पता चल गया कि हैंड्स का जो वर्क है वो किसी चीज़ को पकड़ना है। ठीक है, बच्चा को पता है, समझ में आ रहा है। ठीक है, मैंने नेक्स्ट पूछा कि अच्छा बच्चों अगर आपको इस क्लासरूम से वॉशरूम तक जाना है कैसे जाएंगे? बच्चा कहेगा मैम लेग्स के थ्रू जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैम लेग्स का वर्क होता है मूवमेंट करना, लेग ही मोशन कराती है। ओके, तो इस टाइप से हम कुछ क्वेश्चनिंग कर लेंगे, कुछ एक क्वेश्चन एयर बना लेंगे, एक एक्टिविटी कर लेंगे, ट्रूथ एंड डेयर टाइप कुछ खेल के पता लगा लेंगे कि बच्चे को फंक्शंस भी समझ में आया नहीं। तो वही है कि टीचिंग जो हमने की थी उसका एनालिसिस भी किया जाएगा, उसका असेसमेंट किया जाएगा, और जब एनालिसिस और असेसमेंट हम कर लेंगे, पता लगा लेंगे कितने बच्चों में आया कितने बच्चों में नहीं आया, कौन बच्चा कहाँ लैग कर रहा है, उसके बाद हम एक जेन्युइन फीडबैक देंगे ताकि हम क्या इम्प्रूवमेंट आगे कर सकते हैं, किस तरह से और किन एक्टिविटीज़ का यूज़ हम कर सकते हैं ताकि बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी का हम डेवलपमेंट करा सकें। यहाँ से बात बॉडी पार्ट्स को पढ़ाने की नहीं है, वो सिर्फ मैंने एग्जांपल लिया था। आप हर बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो भी नेसेसरी है उसको जब आप टीचिंग कर रहे हो तो कैसे उसका एनालिसिस कैसे असेसमेंट करोगे वो यहाँ पे समझाने के लिए मैंने बताया था। तो आई होप आपको ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। इट इज़ एन इंटरेक्टिव प्रोसेस दैट इज़ कैरीड विद प्रोसेस एंड ऑब्जेक्टिव। ये जो टीचिंग है आपका ये एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है। बिल्कुल इसमें हमारा इंटरेक्शन होता है। मैंने पहले भी बोला कि टीचर और स्टूडेंट्स जो होते हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एंड विदाउट देयर इंटरेक्शन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कांट बी टेक प्लेस। अगर इनका इंटरेक्शन नहीं होगा तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी नहीं होगी। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बेसिकली एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है दैट इज़ कैरीड विद प्रोसेस एंड ऑब्जेक्टिव। और जो टीचर और स्टूडेंट का जो भी इंटरेक्शन होता है वो किसके साथ होता है? तो वो एक प्रोसेस और एक ऑब्जेक्टिव के साथ होता है कि एक प्रक्रिया होती है कोई भी और उसका एक उद्देश्य होता है ना। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बेसिकली एक तरह से हम अगर देखें तो प्रोसेस ही है और इसका ऑब्जेक्टिव भी है, इसका उद्देश्य है कि भैया हमें बच्चे का ओवरऑल विकास ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। तो यह एक संवादात्मक प्रक्रिया है। बच्चे यहाँ पर इंटरेक्ट करते हैं अपने टीचर के साथ और इंटरेक्ट करने के बाद क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सेट होता है जिसके साथ ही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो चलती है। अब इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कम्युनिकेशन, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन टीचिंग दी फील्ड। बिल्कुल टीचिंग फील्ड में कम्युनिकेशन इज़ वेरी इसेंशियल, बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। अगर आपके टीचर का कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा तो क्लास में बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, है ना। अगर टीचर का कम्युनिकेशन अच्छा होगा, टीचर बच्चे से बहुत प्यार से बोल रहा है, टीचर का कम्युनिकेशन क्लियर है, टीचर जो भी बच्चे को समझाना चाह रहा है वो सारी बात बच्चे तक पहुंच रही है, टीचर सिंपल सेंटेंसेस का यूज़ कर रहा है अपनी कम्युनिकेशन प्रोसेस में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का यूज़ नहीं कर रहा, घुमा फिरा के नहीं बोल रहा, एक्टिव फॉर्म में बोल रहा है, पैसिव फॉर्म में नहीं बोल रहा। तो ये सब बातों का ध्यान रखना होता है इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। नॉट ओनली कि आपकी वॉइस अच्छी होनी चाहिए बल्कि वॉइस आपकी क्लियर होनी चाहिए, लाउड होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं होनी चाहिए कि वो कानों को थोड़ी बुरी लगे। एक
कह सकते हो कि नॉर्मल पिच आपकी वॉइस की होनी चाहिए ताकि वो हर बच्चे तक पहुंच सके। वॉइस आपकी क्लियर होनी चाहिए, हर वर्ड जो आप बोल रहे हो वो क्लियर हो, डिफाइन हो, ठीक है। आपकी वॉइस थोड़ी सी सॉफ्ट होनी चाहिए। सॉफ्ट इन द सेंस, अब ऐसा नहीं कि भैया किसी की सॉफ्ट नहीं है तो वो मेरी सॉफ्ट नहीं है, नहीं, मतलब सॉफ्ट इन द सेंस कि आप थोड़ा सा प्यार से बोले ताकि बच्चा एकदम से डरे नहीं, एकदम से रूड आपकी जो वॉइस है वो नहीं होनी चाहिए। बच्चा आपके साथ कंफर्टेबल रहे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्लस जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स में ये भी है कि आप अपनी बात को कितनी ईजी तरीके से समझा रहे हैं। ये नहीं आप बात को घुमा फिरा के बोल रहे हैं, क्योंकि हम कवि नहीं हैं, हम टीचर हैं। हमें बच्चे को ईजी तरह से अपनी बात को समझाना है, तो हमें सिंपल सेंटेंसेस का यूज़ करना है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल में आपको सिंपल सेंटेंसेस का यूज़ करना है ताकि बच्चा आपकी बात को ईजिली समझ सके। ये नहीं कि आपने सेम बात को घुमा फिरा के बोला, यानी आप कह सकते हो कि पैसिव फॉर्म में आपने सेंटेंस बोला, तो ऐसा नहीं करना। तो एक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस स्किल में आपको ये ध्यान रखना है एज अ टीचर। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है, स्किल्स जो हैं, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं टीचिंग फील्ड में। जितना अच्छा आपका कम्युनिकेशन होगा उतना अच्छा आपका क्लास में इंटरेक्शन रहेगा स्टूडेंट के साथ, और जितना अच्छा इंटरेक्शन रहेगा आपका क्लास में स्टूडेंट के साथ उतना अच्छा आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगी, ठीक है। आपका अधिगम होगा, बच्चे सीखेंगे और आप इंजॉय करेंगे, बच्चे भी इंजॉय करेंगे, ठीक है। तो संचार कौशल शिक्षण क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और कैसे निभाते हैं ये हमने अभी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट, टीचिंग इज अ स्पेशलाइज्ड टास्क एंड मे बी नीडेड to attain a set of skills for the realization of certain objectives and aims। अब देखिए क्या है, शिक्षण जो है वो एक विशिष्ट कार्य है। शिक्षण जो है वो एक विशिष्ट कार्य है और कुछ उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कौशल का एक सेट प्राप्त करने की आवश्यकता हो सकती है। अब शिक्षण एक विशिष्ट कार्य क्यों है भैया? विशिष्ट कार्य तो है ना, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अपने सारे एफर्ट्स डाल रहे हो एक टॉपिक को, एक कंसेप्ट को समझाने के लिए। आप वो सब कुछ कर रहे हो जो आप कर सकते हो, ताकि जो सामने वाला है, सामने वाला इन द सेंस आपका जो स्टूडेंट है, वो आप जो भी उसको समझाना चाह रहे हो वो बेहतर तरीके से समझ पाए। उसको जो भी कंसेप्ट आप क्लियर कराना चाह रहे हो वो क्लियरली समझ पाए, ईजी वे में आप अपने लेक्चर को डिलीवर कर पाएँ। इसीलिए कहा गया है कि टीचिंग एक स्पेशलाइज्ड टास्क है, एक विशिष्ट कार्य है कि आप जो सिखाना चाह रहे हैं वो आप बेहतर तरीके से सिखा पाएँ। एंड मे बी नीडेड टू अटेन अ सेट ऑफ स्किल्स। टीचिंग बेसिकली होता भी, टीचिंग की ज़रूरत भी क्यों होती है? तो टीचिंग की ज़रूरत भी इसीलिए होती है ताकि आप कौशलों का एक सेट जो है वो, ये लक्ष्यों की प्राप्ति जो है वो कर सकें, है ना। अगर टीचिंग नहीं होगी तो क्या हम सभी के सपने पूरे हो पाएंगे? नहीं। अगर टीचर ही नहीं होगा तो हमें गाइड कौन करेगा? ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, नेट जेआरएफ की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कराने के लिए कोई टीचर ही अवेलेबल ना हो, सिलेबस क्या है वो आपको बताने वाला कोई ना हो, कैसे आपको पढ़ना है वो पढ़ाने वाला कोई ना हो, इतने यूट्यूब चैनल हैं, सब आपको यूट्यूब के थ्रू पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपका अनअकैडमी है, बायजूस है, इतने अच्छे अच्छे आपके फेमस चैनल्स हैं जिनके थ्रू आपकी क्लासेस नेट जेआरएफ की दी जा रही हैं। तो ये एक विशिष्ट कार्य तो है ना। क्यों? क्योंकि इसमें हम इस उद्देश्य के साथ ये सब कर रहे हैं कि आपका नेट जेआरएफ एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। मैं आपको यहाँ पर ये जो वीडियोस डेली लेकर आती हूँ, क्या आपको लगता है मेरे लिए कोई फ़ायदा है इसका? अभी तो नहीं, है ना, क्योंकि आपको भी पता है कि YouTube पे अर्निंग जो है वो कब आती है, जब चैनल मोनेटाइज हो जाता है। तो मोनेटाइज के लिए भी काफ़ी सारी, एकदम से तो ऐसा तो है नहीं कि बस हलवा है मोनेटाइज हो गया, है ना। तो अगर अभी मैं कुछ कर रही हूँ, ठीक है, अगर अभी मैं ये वीडियोस आपके लिए लेकर आ रही हूँ तो इस उद्देश्य के साथ ला रही हूँ कि आपके लक्ष्य की जो है वो प्राप्ति हो सके, आपका नेट जेआरएफ एग्ज़ाम क्लियर हो सके। मुझसे जितने एफर्ट्स लग सकते हैं, मैं जितना आपको नेट के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड में, रिसर्च एप्टीट्यूड में, कम्युनिकेशन में जितना मैं आपको समझा सकती हूँ, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ, सो दैट आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, आपके सारे डाउट्स रिलेटेड टू एवरी यूनिट आपके क्लियर हो जाए। तो इसीलिए शिक्षण को एक विशिष्ट कार्य कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे जब टीचर जब
टीचिंग कर रहा होता है तो उसका अपना कोई भी स्वार्थ नहीं होता। वो पूरा जो होता है वो बच्चे के लिए अपना कंटेंट दे रहा होता है। उसका उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि वो जो पढ़ा रहा है वो उसके छात्र को बेहतर तरीके से समझ में आए, वो उसको अपने व्यवहार में उतारे और उससे लाभान्वित हो। क्लियर? और टीचिंग के थ्रू ही बच्चे जो होते हैं वो डिफरेंट स्किल्स सीखते हैं। बिल्कुल डिफरेंट स्किल्स, लाइक आप डांसिंग के लिए डांस टीचर के पास जा रहे हो, डांस टीचर आपको सारी फॉर्म सिखा रहा है, सारे स्टेप सिखा रहा है, तो आप डांस में क्या हो रहे हैं, स्किल्ड हो रहे हैं, निपुण हो रहे हैं। तो किसकी वजह से हो रहे हैं, डांस टीचिंग की वजह से हो रहे हैं। तो टीचिंग एक विशिष्ट कार्य है जो क्या करता है, सेट ऑफ स्किल्स को अटेन करने के लिए रिक्वायरमेंट है टीचिंग की, और एक विशेष उद्देश्य और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो की जाती है। नेक्स्ट, टीचिंग शुड बी इफेक्टिव इनफ टू एंगेज द स्टूडेंट। अब ये भी कहा जा सकता है कि शिक्षण छात्रों को जोड़ने के लिए पर्याप्त प्रभावी होना चाहिए। बिल्कुल, शिक्षण छात्रों को जोड़ने के लिए पर्याप्त प्रभावी होना चाहिए। मतलब आप यहाँ आप ट्यूशन से ले लीजिए। अगर आप ट्यूशन पढ़ाते हो, आपने देखा होगा किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे बच्चे आते हैं कि बैठने की भी जगह नहीं होती। ऐसा क्यों है? और वहीं बराबर में एक दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पर कि सीट्स खाली ही खाली हैं। क्यों? दोनों में डिफरेंस क्या है? जबकि वो जो दूसरा वाला हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें तो भैया एसी भी लगा है, उसका वेल इंफ्रास्ट्रक्चर है एकदम बढ़िया, और जो पहला वाला जिसमें जगह भी नहीं है बैठने की, वो इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, एसी भी नहीं है, फैन में सब बैठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ जो टीचर पढ़ा रहा है उसकी टीचिंग इफ़ेक्टिव है, वेरी इफ़ेक्टिव है इन कंपैरिजन टू द टीचर जिसका इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा है। तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इफेक्टिव हो या ना हो, जबकि हमारा एनवायरनमेंट भी मैटर करता है, बट द मेन थिंग इज़ द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। तो आपकी टीचिंग जितनी ज़्यादा इफेक्टिव होगी उतना ज़्यादा आपके स्टूडेंट्स जो होंगे वो आपसे जुड़ेंगे, है ना। अब कुछ चैनल्स हैं जो कि जिनमें बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, जिनके वीडियोस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक्स आते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी टीचिंग इफ़ेक्टिव है। जो पढ़ने जा रहे हैं उनको उनकी टीचिंग इफ़ेक्टिव लगती है। अब मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं हैं, मेरे चैनल पे लोग लाइक नहीं करते, व्यूज़ नहीं आते, तो हो सकता है मैं अच्छा ना पढ़ाती हूँ इसीलिए ना आते हो। तो भैया वही है कि टीचिंग जो हो वो इफ़ेक्टिव हो आपकी, क्योंकि जब टीचिंग इफ़ेक्टिव होगी तभी स्टूडेंट्स आपसे जुड़ेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग। तो आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ऑलरेडी लेवल्स ऑफ टीचिंग हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है इसका, दैट इज़ बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग। क्या आ रही हैं? बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग आ रही हैं। अब हम बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग यहाँ पर स्टडी करेंगे कि इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस किस किस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो शिक्षण की बुनियादी आवश्यकताएं क्या क्या हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, पहली रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूँ तो है आपकी ऑल 3 वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंटरवेनिंग वेरिएबल। तो सबसे पहले टीचिंग में आपको 3 वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है। पहला है आपका डिपेंडेंट, दूसरा है आपका इंडिपेंडेंट, और तीसरा है आपका इंटरवेनिंग। इन तीनों ही वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। देखिए, डिपेंडेंट वेरिएबल जो किसी पर डिपेंडेंट है, आश्रित है।
इंडिपेंडेंट जो स्वतंत्र है, फ्री है, उसको किसी के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको किसी की प्रेजेंस प्रभावित नहीं करती। जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल को किसी चीज़ की प्रेजेंस जो है या किसी चीज़ की एब्सेंस जो है वो प्रभावित कर सकती है। और जो ये इंटरवेनिंग वेरिएबल्स होते हैं ये बेसिकली आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच के होते हैं, जिन पे हम जिनको ये भी नहीं कह सकते कि वो टोटली किसी पे कम्प्लीटली किसी पे डिपेंडेंट है, या हम उन्हें कहें कि वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है। ये जो इंटरवेनिंग वेरिएबल्स होते हैं ये ना ही तो किसी पर कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं, ना ही ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होते हैं, पार्शियल होते हैं, इसीलिए इनको यहाँ पर मध्यवर्ती चर कहा गया है। तो इन तीनों ही चरों की, इन तीनों ही वेरिएबल्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है टीचिंग में। अब क्यों होती है भैया? देखो, टीचिंग एक बहुत वाइड कंसेप्ट है अगर देखा जाए, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं जो कि हमें बच्चों को पढ़ाने होते हैं। ठीक है, फ्रॉम अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो ए फॉर एप्पल से छोटा बड़ा से लेके उनको पूरा हम हिस्ट्री पूरा रिसर्च पढ़ा देते हैं। तो एक बहुत लंबा, एक बहुत वाइड आपका ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स होते हैं टीचिंग के, उसमें देखिए अगर मैं डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करूँ तो ये ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिन पर की टीचिंग क्या होती है, डिपेंड होती है। लाइक अगर मैं कहूँ कि विदाउट टीचर टीचिंग कांट बी टेक प्लेस, तो डिपेंडेंट वेरिएबल की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो डिपेंडेंट, यहाँ टीचिंग का जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है? टीचर होना। अगर टीचर नहीं हुआ तो टीचिंग नहीं होगी। तो टीचिंग किस पर डिपेंड कर रही है? टीचर पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की अगर मैं बात करूं तो मैं अगर कहूं कि अगर हमारे पास स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो टीचिंग नहीं होगी क्या? तो नहीं, बिल्कुल स्वतंत्र है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई बात नहीं, टीचिंग होगी, हम एक रूम में भी आपको टीचिंग करा देंगे। अगर मैं अभी बात करूं, मैं आपको ये यूट्यूब पर क्लासेस दे रही हूं, तो क्या हमने कोई इंस्टीट्यूट बना रखा है? क्या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है? नहीं, लेकिन आप भी सीख रहे हो, मैं भी सिखा रही हूँ, तो ये क्या है? हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कि ये किसी पे आश्रित नहीं है, फ्री है। और इंटरवेनिंग वेरिएबल्स तो हमारे हाफ होते हैं। लाइक हमें भैया देखिए, अगर हम कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन कर रहे हैं तो हमें पूरा बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, चलो ज़रूरत नहीं है कि इतना अच्छा ही चाहिए, बट एक रूम तो एटलीस्ट हमको चाहिए होगा, है ना? एक रूम हमें चाहिए होगा, चलिए एसी नहीं हो बट एक फ़ैन भी चाहिए होगा, तो ये हमारा इंटरवेनिंग वेरिएबल के अंतर्गत आएगा। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है टीचिंग की। तो हमें इस टाइप की रिक्वायरमेंट से ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा नहीं तो बट हमें थोड़ा चाहिए। ठीक है, और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए, अगर वो नहीं हुई तो हमारी टीचिंग नहीं होगी, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं हुआ तब भी हमारी टीचिंग होगी। ठीक है, तो आई होप आप इस वेरिएबल्स का कंसेप्ट समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे, प्रोफेशनलिज्म। अब हम आएंगे प्रोफेशनलिज्म में। प्रोफेशनलिज्म इज नीडेड फॉर टीचिंग टू टेक प्लेस। अब शिक्षण के लिए व्यावसायिकता की आवश्यकता होती है, बिल्कुल व्यावसायिकता की आवश्यकता होती है। अच्छा बताइए, आप लोग का क्वेश्चन रहता है मेरे से, अगर मैं, आप लोगों ने काफ़ी बार पूछा है मैम आपका नेट किस में क्लियर है, तो किस सब्जेक्ट से हो आप? तो आपको बताती हूँ भैया, मेरा सेकंड पेपर एनवायरमेंटल साइंस है। ओके, ठीक है, तो आप सेकंड पेपर की अगर प्रिपरेशन करोगे, चलिए फर्स्ट पेपर तो मुझसे सब पढ़ लेंगे, ठीक है, फर्स्ट पेपर मुझसे कॉमर्स वाला भी पढ़ लेगा, हिंदी वाला भी पढ़ लेगा, इंग्लिश वाला भी पढ़ लेगा, इकोनॉमिक्स वाला, पॉलिटिकल साइंस वाला, सब पढ़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पेपर जनरल पेपर है। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरा पेपर 2 EVS है, और आप मुझसे कहो या मैं आपसे कहूँ कि बेटा आओ मेरे पास कॉमर्स पढ़ लो, अगर मैं यहाँ पर EVS की टीचर होके आपको कॉमर्स पढ़ा रही हूँ, तो क्या आप मुझसे पढ़ने आओगे? बताइए, अगर मैं EVS की टीचर होके आपको कॉमर्स पढ़ाऊँ तो क्या आप मुझसे पढ़ने आओगे? आपको पता है कि भैया मेरा सब्जेक्ट तो पेपर 2 तो मैम का एनवायरमेंटल साइंस है, लेकिन मैम कॉमर्स पढ़ा रही है, आओगे? नहीं आओगे यार। क्यों आओगे? क्यों? क्योंकि प्रोफेशनलिज्म नहीं है, व्यावसायिकता दुनिया देखती है।
आप मुझसे ईवीएस पढ़ने तो ज़रूर आ जाओगे, लेकिन आप मेरे से कॉमर्स पढ़ने नहीं आओगे। तो प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत होती है टीचिंग में। टीचिंग तभी होगी जब आप प्रोफेशनल होगे, ठीक है, जब आप प्रोफेशनल होगे तभी टीचिंग होगी। अब इसमें ये भी होगा, जो टीचर होगा वही टीचिंग कर पाएगा। अगर हम किसी डॉक्टर या किसी इंजीनियर से कह दें कि, अगर मान लीजिए हम किसी भी सक्सेसफुल डॉक्टर या इंजीनियर से कह दें कि आप जाइए और फर्स्ट क्लास के बच्चे को पढ़ा दीजिए, तो वो फर्स्ट क्लास के बच्चे को पढ़ाने के एबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ही वॉज नॉट प्रोफेशनल। प्रोफेशनल हम कहते हैं ना, यार ये तुम्हारे बस का काम नहीं है, ये तुम्हारा प्रोफेशन नहीं है। ये भी सुना होगा ना, हम कहते हैं ये तुम्हारा प्रोफेशन नहीं है, ये तुमसे नहीं होगा, तुम्हारा डिपार्टमेंट नहीं है ना। खाना मम्मी है पर अच्छा बनाती, पापा बहुत कम बना पाते हैं किसी के अच्छे, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, तो मम्मी प्रोफेशनल है खाना बनाने में, ठीक है। तो टीचिंग में भी सेम, आप प्रोफेशनल होने चाहिए। जब आप टीचिंग कर रहे हैं तो आप प्रोफेशनल होने चाहिए, तभी आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगी। अगर आप ईवीएस पढ़ा रहे हो तो आपको ईवीएस में आप प्रोफेशनल होने चाहिए, आपको ईवीएस में मास्टरी होनी चाहिए, दैन ओनली यू कैन टीच। प्राइमरी टीचर ही प्राइमरी को पढ़ा सकता है, टीजीटी वाला नहीं पढ़ा पाएगा। प्राइमरी टीचर पीजीटी वाले को नहीं पढ़ा पाएगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्रोफेशनलिज्म। क्लियर? तो प्रोफेशनलिज्म इज नीडेड फॉर टीचिंग टू टेक प्लेस। नेक्स्ट है आपका अ कोहेसिव एनवायरनमेंट। A cohesive environment for the student should be there so that teaching can be useful। बिल्कुल, मैं आपको environment के बारे में पढ़ाऊंगी यहाँ पे कि भैया जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हों, ठीक है, जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हों तो एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट भी हमको होती है। तो छात्रों के लिए एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण होना चाहिए ताकि शिक्षण उपयोगी हो सके। अगर आपको अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाना है तो आपको बच्चे को एक कोहेसिव एनवायरनमेंट, एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण देना होगा जहां बच्चा अपना सामंजस्य स्थापित कर सके, बच्चा वहां अडेप्ट कर सके। आप पढ़ा रहे हो, एक कह सकते हो कंजस्टेड सा रूम है, ठीक है, कहीं से कोई वेंटिलेशन नहीं है, ठीक है, वेंटिलेशन फ्री रूम है बिल्कुल, फैन नहीं है उस रूम में, गर्मी लग रही है, उमस लग रही है, सब कंजस्टेड होके बैठे हैं, तो क्या इन दैट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट क्या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो पाएगी? नहीं हो पाई, क्योंकि बच्चे का पूरा ध्यान इसी में होगा कि यार यहाँ से स्मेल आ रही है इसके स्वेट की, बहुत गर्मी हो रही है, मुझे यहाँ गर्मी लग रही है, मुझे यहाँ खुजली लग रही है, पूरा टाइम उसका इसी में रहेगा और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमारी नहीं होगी। लेकिन अगर हम एक ऐसा एनवायरनमेंट बच्चे को देते हैं जहाँ बच्चा सामंजस्य स्थापित कर पाए, लाइक मान लीजिए बच्चा अपने घर में एसी में से आ रहा है और हमने अगर फैन भी प्रोवाइड कराया है, तो बच्चा यहाँ एकोमोडेट कर लेगा, यहाँ अडेप्ट कर लेगा, यहाँ एडजस्ट कर लेगा। बट बच्चा एसी से आ रहा है और हमने उसको पंखा देना तो दूर, उसको एक कंजस्टेड विदाउट वेंटिलेशन वाले रूम में बैठा दिया तो वो बाहर नहीं बैठ पाएगा। तो हमें एनवायरनमेंट भी बच्चे को देना है कि बच्चा भैया एसी से आ रहा है तो बच्चे को फ़ैन अवेलेबल होना चाहिए, या बच्चा नहीं भी आ रहा तब भी फ़ैन अवेलेबल बच्चे को होना चाहिए, सो दैट वो किसी भी चीज़ की तरफ उसका दिमाग न जाए, किसी भी परेशानी से वो ग्रसित ना रहे, वो फुल्ली फ्री होके अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ा सके। तो इन्वायरमेंट इज़ रिक्वायर्ड। इन्वायरमेंट में हम यही कहेंगे कि अगर हम बच्चे को ऐसे ही खुले ग्राउंड में पढ़ाना स्टार्ट कर दें, पहले बच्चे पढ़ते थे, वो मैं नहीं कह रही हूँ, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उस चीज़ को भी गलत नहीं कह रही हूँ मैं, हर चीज़ के अपने अलग पहलू हैं, ठीक है। मैं काफ़ी बार आपको बताती भी हूँ कि ज़रूरी नहीं था कि बिल्डिंग हो तभी शिक्षा हो। पहले के ज़माने में गुरुकुल्स में एक पेड़ के नीचे एक ऊँचे से चबूतरे पे गुरु बैठ जाया करता था, बच्चे नीचे कुछ भी चटाई वटाई बिछा के बैठ जाया करते थे और शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया थी वो उस टाइम पर भी हुआ करती थी। तो ऐसा नहीं है, लेकिन अभी अगर मैं बात करूँ एनवायरनमेंट की, तो आपको बच्चे को पढ़ाते समय एक एनवायरनमेंट देना होगा। अगर आप बच्चे को ग्राउंड में बैठा के पढ़ाना शुरू करेंगे तो बच्चा आप ग्राउंड में नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसे पता है भैया स्कूल में पढ़ा जाता है। पहले तो क्या था, स्कूल से ही बच्चों को पता है हमें यही पढ़ना है, तो उनके लिए वही उनका स्कूल था। अभी बच्चे को पता है कि अभी तो हम ग्राउंड में हैं, भैया मैम पढ़ा रही है तो कहीं अरे उधर से मोर आ गया, मोर देख रहे हैं, अच्छा उधर से तोता आ गया तो
तोते को देखने में लगे मैम बोले जा रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो हमें बच्चे को एक ऐसा एनवायरनमेंट देना जहाँ बच्चा अपने आप को एडजस्ट कर ले कि हाँ मेरे को पढ़ना है, ठीक है। लाइक अगर हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो हमारा जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट है वो इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड हो, लाइक अल्फ़ाबेट्स लगे हों, वॉवेल्स लगे हों, ठीक है, फोनिक साउंड्स का चार्ट लगा हो, ताकि बच्चा जो हो वो इन सब से अपना एक सामंजस्य स्थापित कर ले कि हाँ मेरे को इंग्लिश पढ़नी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है द टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप शुड बी हेल्दी सो दैट स्टूडेंट्स कैन आस्क क्वेश्चन विदाउट हेजिटेशन। ये तो मैं आपको डे 1 से, जब से मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रही होंगी आई थिंक, तब से मेरा ये तो आप कह सकते हो फेवरेट डायलॉग हो गया है कि टीचर और स्टूडेंट की रिलेशनशिप हेल्दी होनी चाहिए। रिलेशनशिप हेल्दी मीन्स कि इट शुड बी फ्लैक्सिबल। हमेशा से बोल रही हूँ कि टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है वो आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाएं, यानी आपको स्टूडेंट के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होना, क्योंकि अगर आप बच्चे से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाएंगे वो आपको अपना फ्रेंड समझने लगेगा। तो जब वो आपको अपना फ्रेंड समझने लगेगा तो आपके बीच में ये जो लिमिट थी, रिस्पेक्ट की लिमिट, एक डर की जो लिमिट थी, वो ख़त्म हो जाएगी और फिर उसे आपका खौफ नहीं रहेगा। तो आपको बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होना। व्हेन इट कम्स टू स्ट्रिक्टनेस, तो आपको बच्चे के साथ ओवर स्ट्रिक्ट नहीं होना कि आप मान लीजिए ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि हाँ बच्चे ने कुछ भी बोल दिया, आपने लिए छड़ी उठा के मार दी। अब भैया बच्चा डरा हुआ है, अगर मास्टर साहब से जाके कुछ भी पूछा तो ये छड़ी खानी पड़ेगी, बच्चा पूछने ही नहीं आएगा। आप पढ़ा रहे हो और आपने बोला मैंने जो पढ़ाया किस किस को समझ में आया, जिसको समझ में नहीं आया हाथ खड़ा करो। अब भैया इतनी तेज़ी में बोलोगे, बच्चा समझ में किसी पूरे क्लास को ना आया हो कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा, क्योंकि आप बोली इतने बुरी तरीके से रहे हो। प्यार से बोलिए, लेकिन बहुत ज़्यादा इतना भी, अब भैया किसको समझ में नहीं आया हैंड रेस कर दीजिए, मैं दोबारा समझा दूंगा। तो बच्चा हैंड रेस करेगा कि हाँ मेरे को समझ में नहीं आया, मैम दोबारा समझा देंगी, तो मैं हैंड रेस कर देती हूँ, मैम समझा देंगी, ठीक है। मैं कह रही हूँ मैंने जो समझाया किसको समझ में आया बताओ ज़रा, उसकी भी पिटाई लगाऊँ, नहीं बताएगा भैया, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया है, अभी भी बता रही हूँ कि आपका रिलेशनशिप, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप फ्लेक्सिबल होना चाहिए। बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी आप ना हो कि बच्चा ज़्यादा फ्रेंडली हो गया कि बच्चा आपके कंधे में हाथ डाल के बैठा हुआ है, ठीक है, उसको डर ही नहीं है कि मैं टीचर के साथ बैठा हूँ, ये फ्रेंड है भैया ये तो मेरा, क्यों डरेगा, क्यों होमवर्क करके लाएगा, अरे यार रहने दो कल कर लाऊँगा, ये होगा ना। तो फ्रेंडली नहीं होना, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं होना कि बच्चा इतना ज़्यादा डर जाए कि वो आपसे कुछ भी पूछने ही ना आ पाए डर के मारे। एक फ्लेक्सिबल रिलेशन रखो कि जहाँ स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है वहाँ आप स्ट्रिक्ट भी हो, और जहाँ फ्रेंडली होने की ज़रूरत है वहाँ बच्चे के साथ फ्रेंडली भी हो, सो दैट बच्चे को ये लगे कि जब हम कुछ गलत करते हैं तभी मैम या सर हमें डांट रहे होते हैं, लेकिन जब हम सब कुछ सही करते हैं तो वो हमारे साथ अच्छा बिहेव भी करते हैं, है ना। आप बच्चे को गेम्स के लिए लेके जाओ, आप बच्चों के साथ गेम्स खेलो, इन्जॉय करो, तो बच्चे को लगता है हाँ मैम तो अच्छी है, मैं सब देखिए गेम खेल रही, क्योंकि गेम्स पीरियड है तो मैम गेम्स खेल रही है, और अब जब पढ़ाई का पीरियड होगा तो मैम थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो जाती है, तो हम अपना काम करेंगे। तो आप इस तरह से एक बैलेंस मेंटेन करके रखो, सो दैट बच्चे को ये लगे कि हाँ आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो, बट आप अपने काम के लिए स्ट्रिक्ट हो। तो जिस काम के लिए आप स्ट्रिक्ट हो बच्चा वो दोबारा नहीं करेगा, क्योंकि अब पता है कि मैम पहले पढ़ाएंगी, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो मैम स्ट्रिक्ट होती है तो हम पढ़ेंगे, और बाकी तो मैम अच्छी है क्योंकि मैम हमारे साथ खेलती भी है। अब ये भी नहीं कि हाँ मैम हमारे साथ खेल रही है तो वो हमें डांटेंगी भी, ठीक है। तो आपका रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए, ताकि बच्चे आपसे क्वेश्चन करने में हेजिटेशन ना करें। हम लोग के साथ तो ऐसा होता था, बेसिकली कुछ टीचर्स ऐसे हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहा करते थे, तो उनका अगर कुछ भी समझ में नहीं भी आता था तब भी पूछते ही नहीं थे। तो बच्चा अपने डाउट को क्लियर करने आए, आप उसके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप रखो, वो आपसे एक नहीं 10 बार पूछने आए बिना डरे, उसे ये डर ना हो कि मैम अगर मैं दोबारा पूछने गया तो मैम मुझे डांटेंगी या मारेंगी। बच्चा 10 बार आपसे पूछने आ रहा है, आप उसको 10 बार समझाओ, उसको उस पर इरिटेट मत हो, ठीक है, उसको 10 बार समझाओ, क्योंकि
कहीं ना कहीं वो, अब कोशिश करो, आप 10 बार समझा रहे हो उसको, अगर तब भी समझ में नहीं आ रहा तो कोशिश करो ये जानने की भी कि उसको क्यों समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो अपना 100% दे रहा हूँ, मैं बार बार चेंज भी कर रहा हूँ मेथड, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा, इट मीन्स कहीं कोई प्रॉब्लम है। तो उसका एनालिसिस करो, उसको ऑब्जर्व करो, उस प्रॉब्लम का पता लगा के उसकी रेमेडियल टीचिंग बच्चे को प्रोवाइड करो, ये आपकी ड्यूटी है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट्स डिसिप्लिन इज अनदर बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव टीचिंग। बिल्कुल, when it comes to discipline, so it is very important in teaching learning process. If there is no discipline, there is no teaching. In teaching learning process, discipline is mandatory. क्योंकि अगर क्लास में टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे इधर से उधर भाग रहे हैं कि वो पेन दे दे, वो अपनी बुक दे दे, वो चल वाटर भरने चल रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, तो कोई लर्निंग यहाँ नहीं होगी। क्योंकि जो पढ़ रहे होंगे उनको भी लगेगा अरे टीचर बाकी सबसे कुछ नहीं करा, हमसे क्या कहेगा। तो क्लास में डिसिप्लिन होना चाहिए कि जब टीचर क्लास में एंटर कर रहा है तो सारे बच्चे खुद ब खुद जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगे। हाँ, अब मैम आ गई हैं, अब सर आ गए हैं और अब ये पढ़ाएंगे, अब हमें शांति से बैठकर पढ़ना है। क्योंकि जब क्लास का डेकोरम मेंटेन होगा, आपको पढ़ाते हुए अच्छा लगेगा, बच्चे को पढ़ते हुए अच्छा लगेगा। कि जब क्लास में डिसिप्लिन ही नहीं होगा, आप चीख रहे हो गला फाड़ फाड़ के, आपका गला भी बैठ जाएगा और फिर आप पढ़ाने क्या ही पढ़ाओगे, है ना। तो डिसिप्लिन तो एक हम कह सकते हैं अनदर बेसिक रिक्वायरमेंट है जो कि इफेक्टिव टीचिंग के लिए होनी चाहिए। डिसिप्लिन बच्चों में मेंटेन होना चाहिए, क्लास में डिसिप्लिन होना चाहिए। अब वो डिसिप्लिन आप छड़ी के बल पे नहीं लोगे, ठीक है, वो डिसिप्लिन आप छड़ी के बल पे नहीं लोगे। अब वो डिसिप्लिन आप किस तरह से लोगे ये आपको सोचना है, ठीक है। एक्टिविटीज़ के थ्रू हम बेसिकली कहते हैं लोग कि हम एक्टिविटीज़ के थ्रू क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करके रखेंगे। तो एक्टिविटीज़ के थ्रू क्लास में डिसिप्लिन कैसे होगा? मान लीजिए मैं कोई एक्टिविटी करा रही हूँ, थोड़ा बहुत तो शोर आ ही रहा है ना क्लास में, हाँ, बट हम ये कह सकते हैं कि डिसिप्लिन को हम मेंटेन कर सकते हैं कि हम हर स्टूडेंट को इंगेज रखें, है ना। इनडिसिप्लिन क्लास में कब क्रिएट होता है? जब कोई शरारती तत्व, क्योंकि हर क्लास में शरारती तत्व हमें देखने को मिलते हैं, तो जब कोई शरारती तत्व खाली बैठा होता है तब हमको ये इनडिसिप्लिन की जो समस्या है वो देखने को मिलती है। तो हमें बेसिकली करना क्या है कि ये जो शरारती तत्व हमारे क्लासेस में बैठे हुए पाए जाते हैं, इन शरारती तत्वों को हमें एंगेज रखना है। अब इनको एंगेज कैसे रखूं? मान लो कि आप पढ़ा रहे हो, आप कोई भी एक टॉपिक पढ़ा रहे हो, अब आप बच्चे से उसी से रिलेटेड, ये नहीं आप उससे अपना काम कराओगे, बेटा चौक उठा लो, बेटा डस्टर उठा के ला के दो, बच्चा ये वाली बुक ला के दो, लेबरी वाला वर्क नहीं कराना उससे हमको। हमें बस उसको एंगेज रखना है सो दैट कि वो इनडिसिप्लिन क्लास में मेंटेन ना करे। तो इनडिसिप्लिन क्लास में मेंटेन ना हो, इसलिए हम उससे क्या कहेंगे, लाइक हम बना रहे हैं, हम प्लांट्स चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो हमने बच्चे से बोला कि तुमको प्लांट बनाना आता है? हमें पता है नहीं शरारती तत्व, इसी को एंगेज करना है, इसी से पूछेंगे तुमको प्लांट बनाना आता है? बाकी सब बच्चे के हाँ मैम मुझे आता है, मुझे आता है, होता है ऐसा। बट आपको नहीं, आपको ऐसे नहीं करना, मैं जिससे पूछ रही हूँ वही बताएगा। आपको प्लांट बनाना आता है? बच्चा कहेगा हाँ मैम आता है। अच्छा बना के दिखाओ। उसको प्लांट बनाने को कह दिया, ठीक है। दूसरे को बोला तुम्हें फ्रूट बनाना आता है? हाँ बना के दिखाना। दूसरे को फ्रूट बनाने को कह दिया। अच्छा तुम्हें पता है प्लांट्स क्या क्या करते हैं? हाँ मैम बताया। अच्छा लिख के दिखाना क्या क्या करते हैं, लिख के लेकर आओ क्या क्या करते हैं। तो बच्चा लिखने लगा। तो इस टाइप से बच्चों को छोटे छोटे टास्क दे दो सो दैट कि वो उसमें इंगेज रहे और ये इनडिसिप्लिन क्लास में मेंटेन ना करे। क्लास में डिसिप्लिन होगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उतनी इफेक्टिव होगी, उतनी कारगर होगी। क्लियर? सो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। लेवल ऑफ टीचिंग की अगर मैं बात करूं तो हमने अपने मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग एंड बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग, ये सारी डिस्कस कर ली अपने 2 पार्ट्स में। आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स याद रखिए। पहली रिक्वायरमेंट important requirement, that is the availability of variables, and there are 3 types of variables: independent, dependent and intervening. ठीक है, intervening is the medium of both dependent and independent.
क्लियर। तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट थे जिनकी हमें ज़रूरत थी टीचिंग के लिए, वो हमने डिस्कस कर ली। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो ज़रूर से इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से आप हमें मोटिवेशन मिलता है। हमको लगता है कि हाँ भैया आपको वीडियो पसंद आ रहा है। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ही बताते हैं कि मैम नाइस वीडियो या थैंक यू मैम। तो अच्छा लगता है कि हाँ आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, और अगर हम कुछ एफ़र्ट्स कर रहे हैं तो वो हमारे वो एफ़र्ट्स किसी के काम आ रहे हैं, किसी को पसंद आ रहे हैं, है ना। अगर आपका फीडबैक हमें नहीं मिलेगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा ना कि हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसी चल रही है, हमारा सेशन कैसा जा रहा है, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, आप एंजॉय कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपके लिए ये वैल्यूएबल है या नहीं है ना। तो अगर हम मेहनत कर रहे हैं, अगर हम अपने एफ़र्ट्स डाल रहे हैं, तो आप हमें ज़रूर से बताएं कि हमारे एफ़र्ट्स आपके लिए वैल्यूएबल, आपके लिए हेल्पफुल हैं या नहीं। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thanks. Have a nice day.